ओ माय गॉड सर, ऑब्जेक्टिव में इतना लेंदी सवाल। ओ माय गॉड सर, मुझे तो ग्राफ बनाना पड़ेगा, तब दिखेगा कि लाइनें किस नेचर की होंगी। यानी आगे जाके आपका सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा। तो भैया थोड़ा सा लाइफ में सुधर जाइए। अरे सर मजा आ गया, जैसे 1 नंबर बनाया, 2 नंबर बनाया, 3 नंबर भी वैसे ही बनेगा सर। कंडीशन लगा देते हैं, लगाओ थोड़ा। हेलो मेरे प्यारे प्यारे निंजास, तो प्रिंसेस से स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से इन्फिनिटी फाउंडेशन चैनल पे एक और शानदार जानदार मजेदार ताबड़तोड़ सा बहुत इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। क्लास 10th का चैप्टर लीनियर इक्वेशंस, कौन नहीं डरता। एक बहुत बड़ा चैप्टर जिसमें बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन भरे हुए हैं। समझ में ही नहीं आता कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कम इंपॉर्टेंट, क्या प्रैक्टिस करना जरूरी है क्या उतना जरूरी नहीं है। भैया आज तुम्हारे हर एक परेशानी का समाधान करेंगे प्रिंसेस से। इस चैप्टर के छांट के सिर्फ 15 सवाल लाया हूं और गारंटी के साथ बोलता हूं कि अगर तुमने इस चैप्टर के ये 15 सवाल मेरे साथ आज के सेशन में अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए तो इस चैप्टर का बोर्ड एग्जाम में कितना भी टफ सवाल आ जाए जरूर से सॉल्व करके आओगे, चाहे तुमने बेसिक मैथ्स ली है या स्टैंडर्ड मैथ्स। दोनों ही टाइप के स्टूडेंट्स के लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यानी कि इस बड़े से चैप्टर में सिर्फ 15 सवालों की ट्रेनिंग दूंगा और गारंटी रहेगी कि ये ट्रेनिंग अगर तुमने कंप्लीट कर ली भैया, ये चैप्टर आज के बाद आपको कभी भी नहीं डराएगा। एकदम छोटू सा सेशन होगा, सब समझा के पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा। तो आइए बिना किसी देरी के अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो सर आज के सेशन का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है। सवाल क्या कह रहा है भैया? तो सवाल कह रहा है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फलाना एंड ढिमकाना represent two lines which are intersecting parallel coincident either intersecting or parallel। सवाल की कहानी समझिए। सवाल कह रहा है कि भैया ये जो दो लीनियर इक्वेशंस आपको दिख रही है, इन दो लीनियर इक्वेशन का जब आप ग्राफ बनाओगे तो दो स्ट्रेट लाइन मिलेगी। एक ये स्ट्रेट लाइन देगा, एक ये स्ट्रेट लाइन। तो ग्राफ पे इनके द्वारा जो दो स्ट्रेट लाइन मिलेगी वो कैसी दिखेंगी? क्या वो इंटरसेक्टिंग होगी? क्या वो स्ट्रेट लाइंस पैरेलल होगी? क्या वो कोइंसिडेंट होगी? या फिर वो इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है, पैरेलल भी हो सकती है। अब तुरंत कहोगे सर, ओ माय गॉड सर, ऑब्जेक्टिव में इतना लेंदी सवाल। ओ माय गॉड सर, मुझे तो ग्राफ बनाना पड़ेगा, तब दिखेगा कि लाइनें किस नेचर की होंगी। तो भैया इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी इस चैप्टर में पढ़ा है कि आप चाहो तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 वाली कंडीशन की मदद से बिना ग्राफ बनाए ये चेक कर सकते हो फटाफट कि मेरे इक्वेशन से आने वाली लाइनें किस नेचर की होगी। यानी कि सर जी यहाँ पे हम ग्राफ वाफ नहीं बनाएंगे, हम फटाफट अपनी कंडीशंस की मदद से चेक करेंगे और आंसर बता देंगे। अब ये कहानी कैसे काम करती है? तो सर काम करने का तरीका ये है कि जो मुझे लाइनें गिवन होती है, जो इक्वेशंस गिवन होती है, उनमें हम चेक करते हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। अगर पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो बल्ले बल्ले, नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले चेंज करेंगे। अब चेंज करने के बाद रैंडमली दोनों में से किसी एक इक्वेशन को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से कंपेयर करके a1 b1 c1 निकाल लेंगे। जो बच गया उसको a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से कंपेयर करके a2 b2 c2 निकाल लेंगे। अब जो रेशियोज होते हैं a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2, इसकी मदद से पता चल जाएगा कि लाइनों का नेचर कैसा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सर जी सबसे पहले अगर हम अपने इस लाइन की लीनियर इक्वेशन को देखें तो क्लियरली दिख रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट होगा? इन दोनों को बगल में बुला लेते हैं। आ जाओ भाई बगल में आ जाओ, साथ में मस्ती करेंगे। तो बगल में बुला लेंगे सर जी। तो पहली स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन बन गई 2x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर कहोगे? हाँ सर क्रिस्टल क्लियर। अब दूसरे वाली इक्वेशन को चेक करते हैं भैया, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए अब इसको बगल में बुला लेते हैं। तो भैया स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद ये हो गई 6x माइनस 15y माइनस 18 बराबर 0। क्लियर है? कहोगे हाँ सर क्लियर है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है तो कंपेयर कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया, मान लो रैंडमली ऊपर वाले को हम कंपेयर कर लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। अब कंपेयर करके मुझे यहाँ पे दिख रहा है सर कि a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू, c1 की वैल्यू क्या क्या आ रही है।
तो A1 की वैल्यू 2 है, B1 की वैल्यू -5 है, C1 की वैल्यू -6 है। अब अगेन नीचे वाले को कंपेयर कर लेते हैं सर, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से। तो कंपेयर करके यहां पे दिख रहा है सर A2 की वैल्यू 6 है, B2 की वैल्यू -15 है एंड C2 की वैल्यू -18 है। अब इसके बाद बस रेशियो की कहानी पे जाना है, चल लेते हैं सर जी। तो सबसे पहले A1/A2 कितना हो जाएगा, तो यहां से वैल्यू पुटिंग करेंगे, A1/A2 हो जाएगा 2/6, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे सर जी तो 1/3 आएगा। अगेन इसी तरीके से अब क्या कर लेते हैं, B1/B2 निकाल लेते हैं। B1/B2 कितना आ रहा है सर जी, तो यहां से देखें तो यह आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाई -15, माइनस से माइनस गया, तेल लेने आगे 5 3 15, ये भी सिंप्लीफाई होके 1/3 आ रहा है। अब क्या कर लेते हैं सर जी, C1/C2 निकाल लेते हैं। तो C1/C2 कितना हो जाएगा, तो यहां से वैल्यू पुटिंग करेंगे सर जी, तो ये हो जाएगा -6/-18, माइनस से माइनस गया, तेल लेने 6 3 18, ये भी 1/3 आ रहा है। तो मुझे एक बहुत अमेजिंग चीज दिख रही है कि सर जी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो यहां से मुझे क्या कंडीशन मिल रही है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। और ये कंडीशन किस नेचर के बारे में बताती है, तो हमें पता है सर कि ये वाली कंडीशन का मतलब होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का केस है। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब मिलता है, जब मिलता है सर जब मेरी लाइनें कोइंसिडेंट होती है। कहोगे हाँ सर, तो हमारा जवाब आ चुका है। कोइंसिडेंट कहीं पे आपको दिख रहा है क्या, बिल्कुल सी में दिख रहा है, सर करेक्ट आंसर, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। तो सर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, इस टाइप के पीवाईक्यू बोर्ड एग्जाम में आते हैं। जैसे ये पर्टिकुलर सवाल 2023 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं। ये रहा अगला सवाल। क्या है सवाल की कहानी, सवाल यहां पे कह रहा है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फलाना एंड ढिमकाना इज। तो सवाल यहां पे पूछ रहा है कि भैया ये जो दो लीनियर इक्वेशंस हैं ये किस टाइप के हैं, ये कंसिस्टेंट है, ये इनकंसिस्टेंट है, ये कंसिस्टेंट विथ वन सोल्यूशन है या फिर कंसिस्टेंट विथ मेनी सोल्यूशन है। तो सर बनाने का तरीका बिल्कुल सेम होगा जैसे लास्ट सवाल में था, क्योंकि जब हम कंडीशन से नेचर पता करते हैं तो इनडायरेक्टली कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है ये भी पता चल जाता है। कंसिस्टेंट कब होता है सर, जब सोल्यूशन आता है। इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब सोल्यूशन नहीं आता है, मतलब नो सोल्यूशन का केस। तो बहुत ही इजीली नेचर ऑफ सोल्यूशन से ही डायरेक्टली पता चल जाता है कि कंसिस्टेंट है। अगर है तो कौन से वाले तरीके से कंसिस्टेंट है, यूनिक सोल्यूशन वाले तरीके से कंसिस्टेंट है या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन वाले तरीके से कंसिस्टेंट है। और अगर कंसिस्टेंट नहीं है यानी नो सोल्यूशन का केस है तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। अगेन सेम कंडीशन की हेल्प लेनी है। तो सर जी अगेन सेम काम करेंगे। तो फिर से सबसे पहले चेक करेंगे कि सर दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। तो हम देख पा रहे हैं कि ना ही ये ससुरा स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना ही ये ससुरा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। पहले दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे पहले वाले को, तो ये हो जाएगा सर 3/2x प्लस 5/3y, और भैया इस 7 को बगल में बुला लेंगे तो -7 बराबर 0। कहोगे हाँ सर। इसके बाद दूसरे वाले को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे सर जी, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 10y, बगल में आ जाएगा भैया तो -14 बराबर 0। अब आपको पता है सर रैंडमली किसी एक को कंपेयर करना है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से, दूसरे को कंपेयर करना है A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से। कर लेते हैं कंपैरिजन। तो मान लो रैंडमली ऊपर वाले को कंपेयर करते हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से। तो कंपेयर करके यहाँ पे दिख रहा है कि A1 B1 C1 क्या क्या आ रहा है, तो सर A1 निकल के आ रहा है 3/2, सर B1 निकल के आ रहा है 5/3, सर C1 निकल के आ रहा है -7। अगेन नीचे वाले को कंपेयर कर लेते हैं A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से। तो अगेन फिर से यहां कंपेयर करके दिख रहा है कि A2 निकल के आ रहा है 9, B2 निकल के आ रहा है 10 एंड C2 निकल के आ रहा है -14। कहोगे हाँ सर।
अब ये आ गया है तो भैया अपने रेशियो पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले A1/A2 ध्यान से देखिएगा। तो A1/A2 का मतलब क्या हो गया, बड़े ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। 3/2 डिवाइडेड बाय 9, तो डिवाइडेड बाय 9 करेगा यानी डिनोमिनेटर में इंटू 9 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये निकल के आ गया आपके पास 1/6। इसी तरीके से B1/B2 निकाल लेते हैं। तो B1/B2 अगर करेंगे सर जी तो ये निकल के आ जाएगा 5/3 और डिवाइडेड बाय 10 यानी कि डिनोमिनेटर में इंटू 10 हो जाएगा। तो ये भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/6 आ रहा है। अब इसके बाद फाइनली C1/C2 करेंगे। C1/C2 क्या निकल के आ रहा है, तो ये आ रहा है सर जी -7/-14। माइनस से माइनस गया, तिल लेने 7 2 जा 14। ये रेशियो 1/2 निकल के आ रहा है। तो क्या दिखा, तो हमें यहां पे बहुत क्लियरली दिख पा रहा है सर जी कि A1/A2 B1/B2 आपस में इक्वल है। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, लेकिन ये फर्दर C1/C2 की इक्वल नहीं है, यानी नॉट इक्वल टू C1/C2। और भैया ये वाली किसकी कंडीशन होती है, तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि सर जी ये कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन की। और नो सॉल्यूशन का मतलब भैया सॉल्यूशन नहीं आएगा, सॉल्यूशन नहीं आएगा उसी को तो इनकंसिस्टेंट कहते हैं। तो राइट आंसर यहां ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा सर जी, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। और लाइफ में यह बात याद रखना कि तुम जिसके ख्वाबों में, जिसके ख्यालों में डूबकर अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ चुके हो और कंसिस्टेंसी से दूर जा चुके हो, भैया संभल जाओ, अभी भी टाइम है। क्योंकि अगर आप लाइफ में कंसिस्टेंट नहीं बने तो यही सवाल वाला हाल होगा, समझ रहे हो ना, यानी आगे जाके आपका सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा। तो भैया थोड़ा सा लाइफ में सुधर जाइए। चलिए जल्दी से नोट डाउन करिए। अगेन सर ये इंपॉर्टेंट सवाल 2020 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। सवाल क्या कह रहा है भैया, तो बहुत ही प्यारा सवाल है। सवाल कह रहा है द पेयर ऑफ इक्वेशंस फलाना एंड ढिमकाना हैज। तो सर दो इक्वेशंस की कहानी गिवन है। एक लीनियर इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2, एक और लीनियर इक्वेशन है y इज इक्वल टू -3। सवाल कह रहा है कि ये जो दोनों इक्वेशन, इसका सोल्यूशन का नेचर कैसा आएगा, 1 सोल्यूशन आएगा कि 2 सोल्यूशन आएगा कि इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन आएगा या नो सोल्यूशन का केस बनेगा। अब फिर खुश हो जाओगे, अरे सर मजा आ गया, जैसे 1 नंबर बनाया, 2 नंबर बनाया, 3 नंबर भी वैसे ही बनेगा सर। कंडीशन लगा देते हैं, लगाओ थोड़ा, वीडियो पॉज करो, लगाओ कंडीशन, मजा आ जाएगा एकदम एकदम। वो कहते हैं ना जीवन का सारा सुख मिल जाएगा तुमको। तो तुम कहोगे अरे सर ये क्या हो गया, कंडीशन ही नहीं लग रही है, कुछ उल्टा पुल्टा निकल के आ रहा है। बिल्कुल, तो ये सवाल आपको लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाता है कि जरूरी नहीं है कि हर बार कोई प्रॉब्लम एक ही तरीके से हल हो जाए। लाइफ में आप आगे जाके बहुत सारे प्रॉब्लम्स में फंसोगे तो तुम सोचोगे कि यार एक ही टेक्निक होनी चाहिए, उससे हर प्रॉब्लम मेरा दूर हो जाए। तो ऐसा नहीं होगा, प्रॉब्लम के हिसाब से आपको अपनी टेक्निक बदलनी पड़ेगी। यानी कि सर सवाल देखने में लास्ट सवालों जैसा ही लग रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे वो वाली टेक्निक लगाओगे, कंडीशन वाली टेक्निक, कभी आंसर नहीं आ पाएगा। तो अब जो बता रहा हूं उसको याद रखना। कभी भी अगर आपको अपने जो इक्वेशन से ये इस टाइप के मिले, x बराबर कुछ प्लस के या माइनस के, या इस टाइप के मिले y इज इक्वल टू प्लस के या माइनस के वेयर के इज अ कांस्टेंट, तो कभी भी अगर इस टाइप के आपको इक्वेशंस मिल रहे हैं ना, तो भैया कभी भी कंडीशन से मत बनाना, ये हमेशा ग्राफ बना के आप आंसर बता पाओगे। तो इस टाइप के सवालों में हमेशा ग्राफ बना के जज करना। अब यहाँ पे देख रहे हो सर इसी टाइप का इक्वेशन है तो ग्राफ बना के जज करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम ग्राफ प्लॉटिंग करें तो क्या कहेंगे, सबसे पहली इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू 2 मतलब किसके पैरेलल है, x एक्सिस के कि y एक्सिस के। तो कहिएगा कि सर x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0, यानी कि ये दोनों ही लाइनें y इज इक्वल टू k टाइप की है। तो सर जी ये x एक्सिस के पैरेलल है। याद रखिएगा सर इस टाइप की जो लाइन होती है ना, इस टाइप की जो लाइन होती है, इस टाइप की लाइन हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होती है। जो भी y इज इक्वल टू कोई नंबर टाइप की लाइन होती है वो x एक्सिस के पैरेलल होती है, और जो इस टाइप की लाइनें होती है ये y एक्सिस के पैरेलल होती है। ये चीज याद रखिएगा सर जी। क्लियर है, कहोगे हाँ सर क्लियर है।
तो सर ये y इज इक्वल टू समथिंग टाइप किया, यानी कि x एक्सिस के पैरेलल। अब अगर ये नंबर पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ पैरेलल, अगर ये नंबर नेगेटिव होता है तो नीचे की तरफ पैरेलल सर जी। और ओरिजिन से उतनी ही दूरी पे, ये जितना नंबर है उतनी ही दूरी पे, यानी कि सर अगर हम यहाँ पे प्लॉट करें तो y इज इक्वल टू x एक्सिस के पैरेलल, चूंकि ये नंबर पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ पैरेलल ओरिजिन से 2 यूनिट्स की दूरी पे, ऊपर की तरफ पैरेलल ओरिजिन से 2 यूनिट्स की दूरी पे, लगभग मान लेते हैं जैसे यहां कहीं। ठीक कहोगे? हाँ सर बिल्कुल ठीक। तो ये लाइन क्या हो गई भैया? y इज इक्वल टू 2 हो गई, यानी कि भैया ये जो दूरी है ये 2 यूनिट्स है। यानी अगर हम यहाँ कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा होगा 0,2 पे। क्लियर? कहोगे हाँ सर। अब दूसरी लाइन ये भी x एक्सिस के पैरेलल होगी, लेकिन चूंकि इसका नंबर नेगेटिव है मतलब ये नीचे की तरफ पैरेलल होगी और ओरिजिन से दूरी -3 यूनिट्स होगी, तो लगभग इस तरीके से बनेगा। कहोगे हाँ सेंस, एकदम सही बात बोल रहे हो। तो ये लाइन कौन सी हो गई भैया? ये हो गई y इज इक्वल टू -3, और भैया ओरिजिन से ये दूरी -3 यूनिट्स, यानी कोऑर्डिनेट वाइज ये y एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करेगा? 0,-3 पे। कहोगे हाँ सर। तो भैया आपने ग्राफिकली अपने दोनों टारगेट लाइनें बना ली। अब दोनों टारगेट लाइनें आपने बना ली है तो भैया ये दोनों लाइनें आपस में क्या हैं? पैरेलल हैं। क्योंकि भैया अगर मैं आपको कहूं कि ये लाइन भी इसके पैरेलल, ये लाइन भी इसके पैरेलल, तो इनडायरेक्टली ये दोनों आपस में पैरेलल हो गई। तो अगर लाइनें पैरेलल होती है तो भैया जी कितना सोल्यूशन आता है? तो कहिएगा कि सर लाइनें पैरेलल मतलब नो सोल्यूशन का केस बनता है। तो नो सोल्यूशन कहीं लिखा मिल रहा है? डी में मिल रहा है सर। बेहतरीन सवाल, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। तो अगेन एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल, कुछ नया सिखा के गया, और याद रखना ये बोर्ड एग्जाम में 2021-22 वाले सेशन में टर्म 1 में पूछा गया था। चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी का सवाल, ध्यान से सुनिएगा। सवाल कह रहा है कि भैया k की वैल्यू निकालो। k कहां दिख रहा है? तो कहिएगा कि सर k जो है मुझे एक लाइन की इक्वेशन में कोफिशिएंट की जगह पे दिख रहा है। तो भैया k की वैल्यू निकालो सच दैट ये जो दोनों लीनियर इक्वेशन से आने वाली लाइनें होंगी वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देंगी। तो भैया यहां पहले से नेचर ऑफ सॉल्यूशन बता दिया, अब k की वैल्यू पूछ रहा है। सवाल कह रहा है कि भैया ये जो दोनों लाइनें हैं ये अगर हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देगी तो उस कंडीशन के लिए बताइए k की वैल्यू के बारे में हम क्या कह सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे जो सीखा है अप्लाई करते हैं। अगेन करना क्या है सर? कंडीशन ही लगानी है। यहाँ ऑलरेडी नेचर आपको बता दिया, बस कंडीशन लगा दो। तो कंडीशन लगा देते हैं। अब देखो ध्यान से, अगेन प्रोसीजर वही सेम फॉलो होगा। आपको दिख रहा होगा कि सर दोनों ही लाइनें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो पहली वाली लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा सर kx, इन दोनों को बगल में बुला लो, -y -2 बराबर 0। दूसरे वाले को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो सर 6x, इन दोनों को बगल में बुला लो, -2y -3 बराबर 0। अब आपको पता है क्या करना है? कहोगे हाँ सर बिल्कुल पता है क्या करना है। तो मान लो हम ऊपर वाले को रैंडमली कंपेयर करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। तो कंपेयर करके यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि a1 की वैल्यू आ जाएगी k, b1 की वैल्यू आ जाएगी -1, c1 की वैल्यू आ जाएगी -2। अगर नीचे वाले को रैंडमली कंपेयर करते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से, तो सर a2 की वैल्यू आ जाएगी 6, b2 की वैल्यू आ जाएगी -2, c2 की वैल्यू आ जाएगी -3। भैया तुमको अभी लास्ट के सवालों में अच्छे से लिख के दिखाया ना, तो अब इतने अच्छे से दिखा दिया है तो थोड़ा मन में भी कर सकते हो ना। तो मन में ही कंपेयर करके डायरेक्टली मैंने लिख दिया। समझ गए होगे? कहोगे हाँ सेंसई, आपने 2 सवालों में इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, अब ये काम हम मन में भी कर सकते हैं। अब ये कर लिया है सर, तो सवाल किस चीज पे चर्चा कर रहा है? तो भैया सवाल देने वाले भैया ने बोला है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का केस है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस है, जिसके लिए कंडीशन क्या होती है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो बस इस कंडीशन पे पुट करना है। तो इस कंडीशन पे पुट कर लेते हैं। तो कंडीशन पे पुट करेंगे तो मेरे पास निकल के आ जाएगा k/6 बराबर -1/-2 बराबर यहां पे -2/-3। कहोगे हाँ सर। थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, माइनस से माइनस गया, माइनस से माइनस गया, तो इसी चीज को और अच्छे से लिख सकते हैं k/6
बराबर 1/2 बराबर 2/3। कहोगे हाँ सेंसर क्लियर है, कहोगे क्लियर है। अब असली गेम तो अब स्टार्ट होगा, तो बहुत ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। देखो, तो कभी भी इस टाइप की के वाला जब इक्वेशन आ जाता है ना, तो इस टाइप के सिचुएशन में याद रखना आपके पास हमेशा यूज करने के लिए 3 इक्वेशंस होते हैं। देखो, एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन, 3 इक्वेशन। हमेशा याद रखना कि 3 चीज की इक्वालिटी होती है, तो वहां पे तुम्हारे पास यूज करने के लिए 3 टाइप की इक्वेशन है, लेकिन आप यूज करोगे 3 में से कोई 2 ही, अपने समझदारी का इस्तेमाल करते हुए। तो क्या याद रखोगे कि सर इक्वेशन ये हमेशा 3 देगा, कभी भी 3 चीज की क्वालिटी हो तो इक्वेशन हमेशा 3 देगा, लेकिन आप हमेशा अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए उन 3 में से कोई 2 ही इक्वेशन यूज करोगे सॉल्व करने के लिए। अब वो 2 इक्वेशन कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो 2 मेथड है, ठीक है। सबसे पहले टफ वाला मेथड, कॉमन सोल्यूशन वाला मेथड, कि भैया आप क्या करोगे, आप अपने समझदारी से 2 इक्वेशन सेलेक्ट करोगे, दोनों को सॉल्व करोगे, दोनों का सोल्यूशन आएगा। अब दोनों के सोल्यूशन में ये चेक करना कि क्या सोल्यूशन कॉमन है जो दोनों जगह हो। जो भी कॉमन सोल्यूशन होगा वही आंसर होगा। या दूसरा तरीका जो ज्यादा इजी तरीका है कि 2 इक्वेशन तुमने निकाले हैं, एक इक्वेशन जिससे ज्यादा रूट्स मिलेंगे उसको सॉल्व करके अपना आंसर निकाल लो, और दूसरे वाले में सेटिस्फाई करके देखो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। जो जो सेटिस्फाई होगा वही वही फाइनल आंसर होगा। तो इस सवाल में मैं दोनों बता दूंगा, आगे के सवालों में ऐसा कुछ होगा तो कोई एक मेथड बता के चलूंगा, ठीक है सर। सबसे पहले मेथड नंबर 1 की बात कर लेते हैं, ठीक है, मेथड 1। अब मेथड 1 में मैंने आपको क्या बोला कि सर कॉमन सोल्यूशन निकालना होगा, कहोगे हाँ सर। अब ध्यान से देखना कैसे निकालता हूं। तो सर आपकी खोपड़ी काम करेगी कि जैसा मैंने कहा इक्वेशन तो 3 आते हैं, लेकिन समझदारी से 2 चुनने होते हैं। तो सर समझदारी से दिख रहा है कि एक तो ये वाला चुन लेते हैं। तो अगर ये वाला चुनेंगे तो मेरे पास क्या है, k/6 बराबर 1/2। कहोगे हाँ सर। इसको सॉल्व करेंगे, एक एक की वैल्यू आएगी। अगेन समझदारी से एक दूसरा इक्वेशन चुनते हैं, कौन सा हो जाएगा सर, ये वाला। ये क्यों नहीं चुना सर, क्योंकि इसमें अननोन के ही नहीं है। अगर आप ये वाला इक्वेशन चुनोगे, यहां तो के है नहीं, तो जब के है ही नहीं तो सॉल्व करके क्या निकालोगे, आलू। कहोगे नहीं सर। तो हमेशा इसलिए समझदारी से चुनना है, यानी वो वाली इक्वेशन चुननी है जिसमें अननोन हो, तभी तो सॉल्व करोगे। इसमें तो अननोन ही नहीं है, तो सॉल्व कहां से होगा सर। तो अननोन वाला कैसे बनेगा, इनसे बन जाएगा सर। तो एक और इक्वेशन क्या क्रिएट हो रही है, k/6 बराबर 2/3। तो दोनों से k निकालेंगे और देखेंगे दोनों में कुछ कॉमन है क्या। जो कॉमन होगा वही आंसर होगा। तो सर यहां से 2 3 जा 6, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे k बराबर 3 आ जाएगा, और यहां से करेंगे सर जी तो ये हो जाएगा यहां पे k बराबर 4। तो भैया दोनों में कुछ कॉमन है क्या। एक बोल रहा है कि चल लेक व्यू घूमने चलते हैं, एक बोल रहा है नहीं यार मॉल में घूमने चलते हैं। तो कभी भी दोनों की बातों में कुछ कॉमन निकल पाएगा नहीं सर, घर में ही बैठे रह जाओगे। एग्जैक्टली तो कभी भी ऐसा हो कि दोनों की बात में कुछ भी कॉमन ना निकले, तो वहां पे बोलिएगा कि भैया देयर इज नो सच रियल नंबर दैट फुलफिल्स दिस कंडीशन। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। एक बोल रहा है 3 चुनो, एक बोल रहा है 4 चुनो, तो कुछ कॉमन है ही नहीं। तो दोनों में कुछ कॉमन सोल्यूशन नहीं आया। कभी भी जब कॉमन सोल्यूशन नहीं आता है तो सिचुएशन में हम कहते हैं कि भैया ऐसा कोई रियल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसके लिए ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाए। कंडीशन क्या थी, इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन की। तो आप कहिएगा दुनिया में ऐसा कोई रियल नंबर वैल्यू ऑफ के है ही नहीं जिसको पुट करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आ जाए। तो कभी भी कॉमन सोल्यूशन अगर नहीं आ पाए तो इसका क्या मतलब निकलता है, क्लियर रखना दिमाग में। तो भैया यहाँ पे जो मैंने बोला वैसा कोई ऑप्शन मिल रहा है तो आप यहाँ पे तुरंत कहिएगा सर डज नॉट एग्जिस्ट। अभी मैंने बोला कि चूंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आया तो दुनिया में ऐसा कोई के रियल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसके लिए ये इनफाइनाइट वाली कंडीशन फुलफिल हो जाए। तो भैया डज नॉट एग्जिस्ट आंसर होगा, बी आंसर होगा। अब इसी को मेथड 2 से चेक करते हैं। मेथड 2 ये टफ वाला मेथड। अब इजी वाला मेथड देखो, अब ध्यान से सुनना। इक्वेशंस यही यूज होंगे लेकिन एक से निकालोगे और दूसरे में पुट करके चेक करोगे।
तो आपकी मर्जी है, यहां पे ये भी के की एक ही वैल्यू दे रहा है, यहां पे ये भी के की एक ही वैल्यू दे रहा है। मैंने क्या बोला था, हमेशा वो वाला इक्वेशन चुनना मेथड 2 में सॉल्व करने के लिए जो आपको ज्यादा रूट्स दे। अब यहां दोनों ही एक ही रूट आपको दे रहा है, तो कोई भी चुन लो। मान लो मैं ये चुन के के निकाल लेता हूं, तो अगर मैं ये चुनूंगा सर जी, तो ये क्या था, k/6 बराबर 1/2, यही था। तो यहां से k कितना निकल के आ रहा है सर, k बराबर 3 निकल के आ रहा है। तो एक इक्वेशन से k निकाला जो ज्यादा रूट वाला इक्वेशन है, और दूसरे वाले में चेक किया पुट करके कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। दूसरा वाला ये था k/6 बराबर 2/3, k/6 बराबर 2/3, यही दूसरा वाला था। कहोगे हाँ सर यही दूसरा वाला इक्वेशन था। तो आपको क्या चेक करना, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। सेटिस्फाई कब करेगा, तो सर ध्यान से देखिएगा, इक्वल टू वाली इक्वेशन है ना, इक्वल टू वाली इक्वेशन है ना, तो सेटिस्फाई तब करेगा जब मैं इस के को पुट करूं और ये इक्वल आ जाए। अगर इक्वल नहीं आया तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। कहोगे हाँ सर, तो आरएचएस में है 2/3, अगर मैं एलएचएस में के की वैल्यू पुट करूंगा तो सर k/6 यानी 3/6 यानी कि 1/2। तो सर ये तो इक्वल नहीं आया, सेटिस्फाई कब करता, तो कहिएगा कि सर ये सेटिस्फाई तब करता जब इक्वल आता। ये तो इक्वल नहीं आया यानी सेटिस्फाई नहीं किया, तो के जो हमने निकाला वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो कभी भी मेरी बात अब ध्यान से सुनिएगा, ये सेकंड मेथड की कहानी। आपने के निकाला, अगर ये के सेटिस्फाई कर जाता, मतलब कि सर वही वो के की वैल्यू होगी, वही वो के की जगह पे रियल नंबर हम डालेंगे जिसके लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाता। लेकिन सर ये जो के हमने निकाला, ये चूंकि मेरे दूसरे वाले को सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब ये इनडायरेक्टली यही बात बोल रहा है कि भैया ये आंसर इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी ओवरऑल मेरा कॉमन सोल्यूशन नहीं आ पाएगा। यानी कि दुनिया में ऐसा कोई रियल नंबर होगा ही नहीं जिसको हम के लिए पुट करें और मेरा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाए इस सवाल में। तो कभी भी ऐसा हो कि एक इक्वेशन से के निकालो और दूसरे में चेक करो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर सेटिस्फाई कर गया मतलब वो आंसर होगा, अगर वो सेटिस्फाई नहीं किया मतलब दुनिया में ऐसा कोई रियल नंबर है ही नहीं जिसको हम के की जगह पे पुट करें और भैया जो सवाल की कंडीशन है वो फुलफिल हो जाए। तो ये भी यही सेम बात बोल रहा है कि भैया डज नॉट एग्जिस्ट। तो दोनों मेथड एक सवाल में एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब आगे से मैं किसी एक मेथड से इस टाइप का सवाल बनाऊंगा, ये चीज ध्यान में रखना। बाकी वन शॉट्स में और डिटेल में पढ़ेंगे यार, लूट लेने वाली बात नहीं है। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। तो अगेन सर एक इंपॉर्टेंट सवाल 2023 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो भैया जी ये जो सवाल है वर्ड प्रॉब्लम, लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम से किसको डर नहीं लगता, कौन थर थर नहीं कांपते। कहोगे हाँ सर। और ये कैसा वर्ड प्रॉब्लम है भैया, एज वाला। तो एज वाले वर्ड प्रॉब्लम के लिए तुम लोग को मैंने ऑलरेडी सिखाया है कि सबसे पहले टेबल बनाओ। तो टेबल बना लेते हैं सर बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट तरीके से। तो ये हमने यहाँ पे टेबल बनाया। क्या किया सर जी, टेबल बनाया। तो यहाँ पे टेबल बना लेते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। सभी को पता है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। कहोगे हाँ सर, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूटूरे। कहोगे हाँ सर सही बात है, क्लियर। कहोगे हाँ सर क्रिस्टल क्लियर। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, सवाल के अंदर कितने लोगों पे चर्चा हो रही है सर, उस हिसाब से टेबल का डिवीजन होगा। तो सवाल पढ़ के दिख रहा है सर एक पिताजी पे बात हो रही है और उनके बच्चे पे बात हो रही है, यानी कि सर दो लोगों में टेबल का डिवीजन होगा। तो एक पार्ट को रैंडमली मैंने फादर बोल दिया पिताजी, और दूसरे पार्ट को सन बोल दिया बेटा जी। क्लियर। कहोगे हाँ सर। अब मैंने क्या बोला था, सवाल कुछ भी पूछे गधा घोड़ा हाथी, आप हमेशा प्रेजेंट में ही वेरिएबल मानेंगे। कहोगे हाँ सर। अब एक बार सवाल पढ़ते हैं। A father is 3 times as old as his son. In 12 years time, he will be twice as old as his son. The sum of the present ages of the father and the son is। तो आपसे पिताजी के प्रेजेंट एज, उनके बेटे जी के प्रेजेंट एज, दोनों का सम पूछ रहा है। तो भैया पहले दोनों की प्रेजेंट एज पता चलेगी तब तो सम निकालोगे। कहोगे हाँ सर। तो दोनों की प्रेजेंट एज नहीं मालूम है, यानी यही मेरा अननोन बनेगा। और मैंने आपको इन जनरल कहा था कुछ भी पूछे प्रेजेंट एज को ही अननोन मानते हैं। रैंडमली मान लो पिताजी के प्रेजेंट एज को x ईयर्स मान लिया, बेटे जे के प्रेजेंट एज को y ईयर्स मान लिया। ये पूरी कहानी ईयर्स में है, ठीक है सर। ये ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिएगा कि हम जो एज की बात कर रहे हैं ईयर्स में प्योरली कर रहे हैं, ठीक है सर। तो सर जी ये प्रेजेंट का टेबल फुलफिल कर दिया। अब टाइमलाइन चेक करिए। तो सर यहां पे अगर हम टाइमलाइन चेक करें तो पहले सेंटेंस से टाइमलाइन क्लियर नहीं हो रही। तो याद करिए मैंने सिखाया था, अगर टाइमलाइन क्लियर ना हो मतलब प्रेजेंट की बात चल रही है, यानी कि सर यहां पे प्रेजेंट की बात चल रही है, दिमाग में रखना।
सेकेंड सेंटेंस में क्या टाइमलाइन है, इन 12 ईयर्स टाइम, यानी 12 साल में, मतलब 12 साल बाद, फ्यूचर टाइमलाइन की बात हो रही है 12 साल बाद। तो 12 साल बाद दोनों लोगों की एज 12 साल से बढ़ जाएगी। तो भैया 12 साल बाद पिताजी की एज हो जाएगी x+12, बेटे जी की एज हो जाएगी y+12। कहोगे हाँ सर। तो सवाल में दो टाइमलाइन पे बात हो रही है, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर। कहोगे हाँ सर। तो दिमाग काम कर रहा है, दो टाइमलाइन से यहाँ पे दो इक्वेशन निकलेंगे, दो इंफॉर्मेशन से दो इक्वेशन निकलेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे सर जी, तो अननोन्स की वैल्यू आ जाएगी। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहली टाइमलाइन, मैंने आपको बोला था जब टाइमलाइन क्लियर ना हो मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, मतलब यहाँ प्रेजेंट की बात हो रही है सर। तो प्रेजेंट टेंस के लिए बोल रहा है कि पिताजी की एज अपने बेटे की एज का 3 गुना है। तो प्रेजेंट सिचुएशन में बोला जा रहा है कि सर पिताजी की जो एज है वो अपने बेटे जे के एज का 3 टाइम्स है। ठीक है सर जी, एक इक्वेशन बन के तैयार हो गई, इक्वेशन नंबर 1। अब अगली इक्वेशन बना लेते हैं। तो 12 साल बाद में क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि अब इस फ्यूचर वाली सिचुएशन में ही विल बी, मतलब पिताजी के लिए यूज हो रहा है सर, ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, यानी जो पिताजी की एज होगी वो डबल होगी। किसका डबल होगी, अपने बेटे के एज का डबल होगी। तो इस सिचुएशन के लिए पिताजी की एज डबल होगी अपने बेटे के एज का। कहोगे हाँ सर। एक और इक्वेशन आ गई, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे सर जी, x+12 बराबर यहां 2y+24, यानी कि सर जी अगर मैं यहां पे y को इस तरफ बुला लूं, नंबर उस तरफ भेज दूं, तो x-2y बराबर 24-12, 12 निकल के आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों को सॉल्व करेंगे, कहानी निकल के आ जाएगी क्या, बिल्कुल आ जाएगी सर जी। चलिए सॉल्व कर लेते हैं फटाफट तरीके से। तो क्या इजी रहेगा सॉल्व करना, कहोगे कि सर सब्स्टिट्यूशन मेथड, सीधे यहां से यहां सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेते हैं। और सब्स्टिट्यूशन मेथड से याद आया कि उनकी अनगिनत इच्छाएं होती हैं, तो अगर आपने एक भी उनकी इच्छा पूरी नहीं की तो वो भी तुरंत सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के आपको रिप्लेस कर देगी अपनी लाइफ से। याद रखिएगा भैया। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड बड़े काम का है लेकिन बड़ा डेंजरस है। चलिए सर जी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लेते हैं। तो यहां सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे तो x के बदले 3y पुट करेंगे यहां पे, तो क्या कहानी हो जाएगी सर जी, ये हो जाएगा 3y माइनस 2y बराबर 12, यानी यहां से आ रहा है y बराबर 12। अब y 12 आ गया सर जी, तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, वापस से x आ जाएगा, यही पुट कर देते हैं। तो x बराबर 3y, यानी 12×3 = 36 निकल के आ गया। अब बहुत सारे बच्चे क्या गलती करेंगे, आंसर में ढूंढेंगे कहीं 12 साल लिखा है क्या, 36 साल लिखा है क्या, तुरंत कहोगे 12 साल नहीं लिखा है, अरे 36 साल मिल गया, अरे आंसर आ गया, मजा आ गया। मूर्ख इंसान, सवाल हमेशा ध्यान से पढ़ो। सवाल लास्ट में ना तुमसे प्रेजेंट एज ऑफ फादर पूछ रहा है, ना तुमसे प्रेजेंट एज ऑफ सन पूछ रहा है, सवाल तुमसे दोनों के प्रेजेंट एज का सम पूछ रहा है। तो थोड़ा दिमाग खुला रखा करो। तो दोनों के प्रेजेंट एज का सम क्या आएगा, यहां से दिख रहा है सर दोनों के प्रेजेंट एज का सम 36, 46, 48 ईयर्स आएगा। तो 48 ईयर्स ही आपका सम है और यही पूछा जा रहा था। 48 कहीं दिख रहा है, बी में दिख रहा है सर, इसलिए दिमाग खुला रखा करो, फटाफट नोट डाउन करो। चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगले सवाल की कहानी देख लेते हैं भैया। फिर से एक अननोन के टाइप का सवाल आ गया और पहले से कंडीशन दे दी। तो भैया सवाल के अंदर आपको एक लीनियर इक्वेशन दे दी, दूसरी लीनियर इक्वेशन दे दी जिसमें आपको भर भर के अननोन के दिख रहा है, और भैया कह रहा है कि ये दोनों इनकंसिस्टेंट है। अब बताओ के क्या होगा। तो मैंने आपको अभी कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट समझाया। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, सोल्यूशन नहीं आएगा, मतलब नो सोल्यूशन का केस है। और नो सोल्यूशन की कंडीशन तुम जानते हो, कहोगे हाँ सर। तो फटाफट पहले स्टैंडर्ड फॉर्म की कहानी सेट करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट करेंगे पहले वाले को, ये हो जाएगा 3x + y - 1 बराबर 0। दूसरे वाले को सेट करेंगे सर जी, तो ये हो जाएगा 2k - 1 × x, 2k - 1 × x प्लस k - 1 × y। कहोगे हाँ सर। और भैया ये पूरा कांस्टेंट का काम कर रहा है, बगल में बुलाएंगे तो माइनस साइन के साथ ब्रैकेट के अंदर 2k + 1। कहोगे हाँ सर बराबर 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया है, तो अब कंपेयर कर सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, कंपेयर करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लेते हैं सर। तो यहां पे अगर हम मन में ही कंपेयर करें, मान लो ऊपर वाले को a1x + b1y + c1 बराबर 0 से, तो दिख रहा है यहां पे बहुत ही अच्छे तरीके से
कि A1 की वैल्यू 3 है, B1 की वैल्यू 1 है, C1 की वैल्यू -1 है। नीचे वाले को रैंडमली A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से कंपेयर करे तो बहुत क्लियरली यहां पे दिख रहा है सर जी कि A2 की वैल्यू आ रही है 2k-1, B2 की वैल्यू आ रही है k-1, C2 की वैल्यू आ रही है माइनस साइन के साथ ब्रैकेट के अंदर 2k+1 कहोगे हाँ सर। और यहां पे नो सोल्यूशन का केस लगाना है। कंडीशन क्या होती है नो सोल्यूशन के लिए? तो कंडीशन होती है सर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। कहोगे हाँ सर, यही वाली कंडीशन यहां पे लगा लेनी है। कंडीशन में चीजों को पुट करेंगे तो A1/A2 हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2k-1, B1/B2 हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई k-1, C1/C2 हो जाएगा यहां -1 डिवाइडेड बाई -2k ब्रैकेट के अंदर ये +1। ठीक है सर। और दिस इक्वल टू दिस नॉट इक्वल टू दिस। कहोगे हाँ सर। तो माइनस से माइनस कट गया। थोड़ा और अच्छे से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखे तो क्या कहानी बन रही है, ध्यान से देखिएगा। तो थोड़ा और अच्छे से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं सर जी तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2k-1 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई k-1, ठीक है, और नॉट इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2k+1। ठीक कहोगे हाँ सर, ठीक। अब अगेन यहां पे भी सॉल्व करने का वही सेम रूल, दो मेथड कि भैया या तो आप अपने दो इक्वेशन का कॉमन सोल्यूशन निकाल लो या एक इक्वेशन से सोल्यूशन निकाल के दूसरे वाले इक्वेशन में चेक करो कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अब देखो कभी भी जब नो सोल्यूशन वाला केस बनता है ना तो दोनों मेथड कैसे वर्क करेगा पहले मुंह जबानी बता देता हूं, फिर कोई एक अप्लाई करके दिखा दूंगा। सबसे पहले मेथड 1 कॉमन सोल्यूशन वाला केस। तो कॉमन सोल्यूशन वाला केस नो सोल्यूशन में कैसे अप्लाई होगा? इक्वल टू वाले इक्वेशन से एक इक्वेशन निकालते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। नॉट इक्वल टू वाले दो इक्वेशन मिलेंगे, एक ये है नॉट इक्वल टू वाला, एक ये है। दोनों में से कोई एक चुनना दिमाग लगा के, वहां से एक और इक्वेशन मिलेगा। तो एक इक्वल टू वाला इक्वेशन, एक नॉट इक्वल टू वाला इक्वेशन, दोनों से सोल्यूशन आएगा, कॉमन सोल्यूशन चेक करना है। मेथड 1। मेथड 2 सेटिस्फाई वाला तरीका। अगेन यहां पे भी एक इक्वल टू वाला इक्वेशन मिलेगा सर जी जिसको सॉल्व करोगे हमेशा, और दो नॉट इक्वल टू वाले होंगे, किसी एक नॉट इक्वल टू वाले में पुट करके देखोगे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, बस इतना। अब यहां पे सेकंड मेथड हमेशा ज्यादा इजी होता है, वो अप्लाई करके देखते हैं, यानी सेटिस्फाई वाला मेथड। तो सेटिस्फाई वाला मेथड अगर अप्लाई करेंगे तो बहुत ध्यान से सुनना। तो यहां पे अगर मैं तुमसे पूछूं कि इक्वल टू वाला कौन है सर, यही है इक्वल टू वाला, कहोगे हाँ सर। तो इक्वल टू वाले को अगर हम सॉल्व करें तो 3 डिवाइडेड बाई 2k-1 बराबर 1 डिवाइडेड बाई k-1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर जी तो ये हो जाएगा 3k-3 बराबर 2k-1। यानी कि सर के इस तरफ नंबर उस तरफ फेंक दे तो 3k-2k, k बराबर -3 उधर जाएगा, +3 बन जाएगा, 3 - 1 2, यहां से k2 निकल के आ रहा है। अब इसको नॉट इक्वल टू वाले में सेटिस्फाई करके देखना है। नॉट इक्वल टू वाला देखो, अब ध्यान से सुनना, नॉट इक्वल टू वाला तुम ये भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो। हमेशा के किस में आ रहा है ये ध्यान रख के बनाना। तो यहाँ पे के यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो कोई एक ले लो। ये ज्यादा इजी लग रहा है, यही वाला ले लेते हैं सर। तो ये वाला अगर हम ले लेंगे यहाँ पे नॉट इक्वल टू वाला, तो एक तरफ है 1/k-1 और दूसरी तरफ है 1/2k+1। अब मेरी बात सुनना, ये सेटिस्फाई कब होगा? तो ये नॉट इक्वल टू वाला इक्वेशन है, इसको पुट करके अगर दोनों नॉट इक्वल टू आ गया तब ये सेटिस्फाई होगा। तो सेटिस्फाई होना ये चीज डिपेंड करेगा किस टाइप का इक्वेशन है। उस सवाल में इक्वल टू वाला इक्वेशन था तो सेटिस्फाई करने के लिए दोनों बराबर आने चाहिए थे। इस सवाल में नॉट इक्वल टू वाला इक्वेशन है तो भैया सेटिस्फाई होने के लिए दोनों बराबर नहीं आने चाहिए। तो भैया जी इसको यहां पे चेक करेंगे सेटिस्फाई के लिए, तो बड़े ध्यान से सुनना, के को 2 यहां LHS में पुट करेंगे तो 1/2 - 1 यानी कि 1/1 1 आएगा निकल के, और अगर RHS में पुट करेंगे सर तो 2 2 4 + 1 5 1/5 आएगा। तो ये नॉट इक्वल टू आ तो रहा है और सेटिस्फाई होने के लिए नॉट इक्वल टू आना चाहिए था पुट करके, यानी सेटिस्फाई हो रहा है, यानी यही आंसर है। तो यहां पे आप फटाफट तरीके से कह दीजिएगा कि सर
अगर मैं अपने इन दो इक्वेशन की कहानी में k की जगह पे 2 को पुट करता हूं, तब ये इनकंसिस्टेंट आ जाएगा, तब ये नो सोल्यूशन वाला केस दे देगा। तो k इज इक्वल टू 2 राइट आंसर होगा। कहीं दिख रहा है सर जी? डी में है हमारा 2। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। एक और बेहतरीन सवाल 2022-23 वाले बोर्ड एग्जाम के सेशन में पूछा गया था, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल पे मूव ऑन कर जाएंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया, अगला सवाल देख लेते हैं भैया। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। क्या है सवाल? वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज दिस, देन द सेकेंड इक्वेशन कैन बी। कह रहा है कि भैया दो इक्वेशंस है जो कि आपस में डिपेंडेंट है, अगर दोनों में से एक ये है तो दूसरा वाला इनमें से कौन सा होगा? अब तुम कहोगे ससुरा ये डिपेंडेंट किस चिड़िया का नाम है? हमने यूनिक सोल्यूशन पढ़ा है, हमने इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन पढ़ा है, नो सोल्यूशन पढ़ा है, डिपेंडेंट सोल्यूशन, डिपेंडेंट लाइन, ये तो पढ़ा ही नहीं है। बिल्कुल पढ़ा है, याद रखना। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है हमेशा दिमाग में रखिएगा सर जी। बहुत सारे बच्चों को ये वर्ड क्लियर नहीं होता क्योंकि कभी बुक्स में नहीं मिलता उनको। डिपेंडेंट का इनडायरेक्टली मतलब होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन का केस। डिपेंडेंट का क्या मतलब होता है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन का केस ही होता है सर जी। तो डिपेंडेंट बोले, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन बोलो, कोइंसिडेंट बोले, एक ही बात है। और देखो इसको याद रखना भी बहुत आसान है। एक सिंपल सा लॉजिक बताऊंगा, लाइफ टाइम याद रहेगा। देखो जब वो तुम पे डिपेंडेंट होती है तो तुम्हारे सामने वो अपनी अनगिनत इच्छाएं प्रकट करती है कि प्लीज मेरे लिए ये भी कर दो, प्लीज मेरे लिए ये भी ले आओ, प्लीज मुझे ये भी खरीद दो। जब वो तुम पे डिपेंडेंट होती है तो तुम्हारे सामने वो अपनी अनगिनत इनफाइनाइट इच्छाएं प्रकट करती है। गलती से तुमने अगर उसकी एक भी इच्छा पूरी नहीं की भैया, तुमसे डिपेंडेंसी खत्म कर लेगी। तो बस ये लाइन याद रखना भैया, कभी भी ये वाला लॉजिक कनेक्शन नहीं भूलोगे। सवाल पे लौटते हैं। यानी इनडायरेक्टली सवाल ये कह रहा है कि भैया दो लाइनें मिलकर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन का केस बना रही है, दो लाइनों में एक लाइन ये है तो दूसरी वाली इनमें से कौन सी होगी? तो ठीक है सर, कंडीशन जानते हैं चेक करने के लिए, तो क्या करते हैं सर, चारों के लिए बारी बारी से कंडीशन चेक करके देख लेते हैं कहां कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो इनफाइनाइट वाले की कंडीशन क्या होती है सर? साइड में कंडीशन लिख देता हूं। इनफाइनाइट वाले के लिए कंडीशन होती है सर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। यही कंडीशन होती है क्या? कहोगे हाँ सर, तो ये जहां सेटिस्फाई हो जाएगा मेरा दूसरा लाइन मिल जाएगा। कहोगे हाँ सर जी। चलिए फटाफट एक एक करके कर लेते हैं। अब देखो, अब थोड़ा सा और शॉर्टकट में चलेंगे। तुम लोग को धीरे धीरे करके मैं सोल्यूशन छोटा करना सिखा रहा हूं क्योंकि ऑब्जेक्टिव में सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती, सेक्शन ए के सवाल में सब कुछ लिखना नहीं होता। तो भैया थोड़ा सा और अब मन में करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे सर? मन में। तो पहले देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको चेंज करो तो कितना हो जाएगा? -5x प्लस 7y माइनस 2 बराबर 0। ठीक है सर, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लिया। अब यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये नहीं है, इसको यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि आगे दिक्कत ना हो। 10x माइनस 14y प्लस 4 बराबर 0। ठीक है सर जी। तो मन में ही फटाफट, मन में ही मैंने इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से कंपेयर कर दिया और मन में बारी बारी से एक एक को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से कंपेयर करेंगे, कंडीशन में पुट करके देखेंगे। मन में ही करेंगे सर जी, ठीक है। थोड़ा धीरे धीरे हम लोग फास्ट बन रहे हैं, चीजें अब धीरे धीरे मन में करना सीख रहे हैं। तो सबसे पहले ए के लिए सबसे पहले चेक कर रहे हैं, सभी लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। ए के लिए, तो सर ए के लिए अगर हम रेशियो निकालें तो मन में करना a1/a2 कितना आ रहा है? -5/10 आ रहा है। ठीक है सर जी। b1/b2 कितना आ रहा है? 7/14 आ रहा है। c1/c2 कितना आ रहा है सर जी? -2/4 आ रहा है। तो अगर हम यहां सिंप्लीफाई करके देखें तो देखो 5 2 जा 10, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, यानी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में -1/2 दे रहा है, ये 1/2 दे रहा है और ये -1/2 दे रहा है। तो सर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 नहीं हो रही है सर, यानी ए आंसर नहीं होगा। अब यही कहानी बी के लिए चेक करते हैं। बी के लिए चेक करेंगे सर जी, तो यहां पे a1/a2 हो जाएगा -5/-10। अगेन b1/b2 हो जाएगा 7/-14। अगेन c1/c2 हो जाएगा -2/4।
तो सर कितना आ रहा है सिंप्लीफाइड फॉर्म में, माइनस से माइनस गया, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, ये दे रहा है 1/2, ये दे रहा है -1/2, ये दे रहा है -1/2। तो क्या ये वाली जो कंडीशन है फुलफिल हो रही है? कहिएगा नहीं सर, अगेन तीनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, बी भी आंसर नहीं हो सकता। सी के लिए चेक करते हैं, सी के लिए चेक करेंगे सर जी फिर से, तो a1/a2 -5/-10 आएगा, b1/b2 7/14 आएगा, c1/c2 -2/4 आएगा। कहोगे हाँ सर। कितना आ रहा है? सिंप्लीफाई करें, माइनस से माइनस गया, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, यहां पे आ रहा है सर जी 1/2, यहां पे आ रहा है सर जी 1/2, यहां पे आ रहा है सर जी -1/2। कहोगे हाँ सेंसे। अगेन क्या ये वाली कंडीशन लग रही है? नहीं सर, सी भी नहीं होगा, तो ऑफ कोर्स डी बच गया, डी ही होगा। और आप चाहो तो चेक करके देख लो, अगर हम डी को फाइनली चेक करें सर जी, तो a1/a2 -5/10, b1/b2 हो जाएगा 7/-14, c1/c2 हो जाएगा -2, ध्यान से देखिएगा, -2/4। तो सिंप्लीफाई करें सर, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, यानी यहां से आ रहा है -1/2, यहां से भी आ रहा है -1/2, यहां से भी आ रहा है -1/2, तो तीनों इक्वल आ गया, तो ये वाली कंडीशन हो रही है सर फुलफिल, तो डी आंसर होगा। हमने चेक भी करके देखा, तो हमने एलिमिनेशन मेथड से यहाँ पे फटाक से आंसर निकाल लिया कि भैया ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, तो ऑफ कोर्स डी होगा। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए एक और बेहतरीन सवाल 2021-22 में बोर्ड एग्जाम में टर्म 1 में पूछा गया था। तो ये सवाल बहुत कुछ सिखा के गया है भैया, भूलिएगा मत। एक तो डिपेंडेंट की कहानी आपने इस सवाल में सीखी, और अगेन अगर एक दे के दूसरा चेक करने को कह दे तो कैसे सबसे फास्टेस्ट मेथड से चेक करना है वो भी मैंने आप लोगों को सिखा दिया। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं सर। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। अब इस सवाल की कहानी क्या है भैया? तो इफ एक इक्वेशन दे दिया है, दूसरा इक्वेशन दे दिया है, x प्लस वाई की वैल्यू पूछ रहा है, तो कुल मिला के आपका दिमाग क्या काम करेगा? बहुत ध्यान से सुनना। नॉर्मली अगर सोचोगे तो ऐसे ही सोचोगे कि सर दो लीनियर इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करेंगे, x आ जाएगा, y आ जाएगा, जोड़ देंगे, x प्लस वाई निकल जाएगा, सिंपल। ठीक है सर, नॉर्मली यही सोचोगे। हाँ सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो दो इक्वेशन है ना, ये बहुत खास है, ये कोफिशिएंट इंटरचेंज वाले इक्वेशंस। आप ऑब्जर्व करिए कि एक इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो दूसरे इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है, एक इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है वो दूसरे में x का कोफिशिएंट है। तो क्या हो रहा है? कोफिशिएंट इंटरचेंज। जो एक में x के बगल में है वो एक में y के बगल में है, जो एक में y के बगल में है वो दूसरे में x के बगल में है। तो कभी भी कोफिशिएंट इंटरचेंज वाली इक्वेशंस आ जाएं तो इनको सॉल्व करने का तरीका दिमाग में रखना कि दोनों को ऐड करके एक नया इक्वेशन निकालते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके एक नया इक्वेशन निकालते हैं, उन दोनों नए इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर निकालते हैं, वही इनका सोल्यूशन होता है। तो कोफिशिएंट इंटरचेंज इक्वेशंस ऐसे सॉल्व होते हैं। अब इतना समझ के आ गए, तो अब इस सवाल पे लौटते हैं। अगर आपके दिमाग में प्रोसेस है ना, तो ये सवाल आप बिना सॉल्व किए निकाल लोगे। क्यों? क्योंकि देखो, कोफिशिएंट इंटरचेंज में जब आप दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हो तो याद रखना हमेशा x प्लस वाई वाला एक इक्वेशन आता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हो तो x माइनस वाई वाला एक इक्वेशन आता है। अब यहां डायरेक्टली x प्लस वाई पूछ रहा है, तो तुमको सॉल्व करके x वाई अलग अलग निकालना फिर ऐड करने की जरूरत नहीं है। तुमको प्रिंस सेंसे ने सिखा दिया कि कोफिशिएंट इंटरचेंज वाली इक्वेशंस में एक नई इक्वेशन दोनों को ऐड करके आती है जो x प्लस वाई टाइप की होती है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके एक और नई इक्वेशन आती है जो x माइनस वाई टाइप की होती है। तो कभी भी डायरेक्टली x प्लस वाई डायरेक्टली x माइनस वाई पूछ लेगा ना, तो हम बस इतना ही करेंगे, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो आपके दिमाग में क्लिक किया, डायरेक्टली x प्लस वाई कैसे आएगा? दोनों को ऐड करके। तो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं सर। तो एक इक्वेशन है 217x प्लस 131y इक्वल टू 913, एक और इक्वेशन है 131x प्लस 217y इक्वल टू 827। तो सर अगर हम दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 7 + 1 8, 3 + 1 4, 2 + 1 3, 348x प्लस 348y बराबर 7 + 3 10 का 0 1 2 1 3 1 4 9 + 8 17। अब यहाँ से दिख रहा है सर 348 कॉमन हो रहा है, कॉमन निकाल लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस वाई बराबर 1740
और यहाँ पे ये जरूर 5 टाइम से जाना चाहिए, चेक कर लो रफ में यहाँ पे कि 5 टाइम से कट रहा है कि नहीं। 348 इंटू 5, 5 8 जा 40 का 0 यहाँ 4, 5 4 जा 20, 24 का 2, 5 3 जा 15, 2 17, बिल्कुल सर 5 टाइम से कट रहा है, यानी कि सीधे निकल के आ गया x प्लस वाई बराबर 5। खत्म हो गया सवाल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई पूछा था 5 हो जाएगा, यानी कि a। अगर x माइनस वाई पूछता है तो कोफिशिएंट इंटरचेंज में आपको याद होना चाहिए प्रिंस एंड की बात से कि सब्ट्रैक्ट करने से x माइनस वाई आता है। तो सॉल्व करना भी तुमको सिखाया और सवाल के अंदर पर्टिकुलरली कैसे लॉजिकली सोचना ये भी सिखाया। बहुत सारे बच्चे यहां पे वही मेहनत करेंगे जो मैंने तुमको मना किया करने से, कि पूरा सॉल्व करके एक्स वाई निकालेंगे फिर एक्स और वाई को ऐड करेंगे तब आंसर बताएंगे। तो ये सब बेवकूफियों से बचना। चलो फटाफट नोट डाउन कर लो। एक और बेहतरीन सवाल धोए में उड़ा दिया। तो 21-22 वाले बोर्ड एग्जाम में टर्म 1 में यह सवाल पूछा गया था। चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल एक और धुआंधार सवाल, बेहतरीन सवाल। भैया यहां दो इक्वेशंस दिया है और कह रहा है कि सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू इनमें से क्या आएगी। अब तुम इक्वेशन ही देख के डर जाओगे कि ओ भाई साहब ये क्या इक्वेशन दे दिया। अब देखो इस टाइप की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना और ये रूल याद रखना कि अगर कोई इक्वेशन ऐसी बन रही है ना कि कोई बेस है, उसकी कुछ भी पावर है, इक्वल टू सेम बेस है, उसकी कुछ पावर है, तो याद रखना दोनों पावर इक्वल होगी। तो ये सिंपल सा रूल याद रखना, ये तुमने बचपन में अप्लाई भी किया है, कुछ नया नहीं है तुम्हारे लिए। कि सर अगर दो चीजें आपस में इक्वल है पावर वाली और दोनों का बेस सेम है तो दोनों के पावर भी इक्वल होंगे। ये भैया सीधे याद होना चाहिए। अब ये लॉजिक यहां पे लगाना है क्योंकि तुमको दिख रहा है सर ये पावर वाली इक्वेशन है। तुम कहोगे सर कहां पूरी पावर वाली है, एक तरफ पावर वाली इधर कहां है सर पावर वाली, एक तरफ पावर वाली इधर कहां है सर पावर वाली। तो खोपड़ी चलनी चाहिए ना। पावर वाली इक्वेशन अगर एक तरफ है तो थोड़ा दिमाग लगा के हो सकता है दूसरे तरफ भी पावर वाली आ जाए। कहोगे हाँ सर, तो ये दिमाग चलना चाहिए था सवाल देख के कि अच्छा हल्का हल्का हिंट मिल रहा है, पावर वाली इक्वेशन है तो जरूर इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी। कहोगे हाँ सर। चलिए तो पहले इसको डिकोड करते हैं। पहली इक्वेशन है 3 की पावर में x प्लस वाई बराबर 243। अब देखो 3 और छोटा तो तुम बना नहीं सकते। अब जैसे मान लो यहाँ 3 नहीं होता 9 होता तो तुम 9 को लिख सकते थे ना 3 का स्क्वायर, तो ये और छोटा बन जाता। लेकिन 3 को और छोटा क्या बनाओगे, नहीं, तो ये एज इट इज रहेगा। अब तुरंत तुम्हारा दिमाग काम करना चाहिए कि सर ये बेस और छोटा हो नहीं सकता, तो ये वाला लॉजिक लगने के लिए उधर भी सेम बेस होना चाहिए, यानी कि इसको भी मैं 3 की पावर में जरूर कन्वर्ट करके लिख सकता हूं, तभी ये कारनामा हो पाएगा। बस खत्म हो गया सवाल। तुरंत दिमाग में हिट करना चाहिए सर 243 को 3 की पावर टर्म में लिखना जानते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ये लॉजिक लगाए तो हम कहेंगे 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 3 की पावर कितना हो जाएगा। तो सर 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 243, यानी कि सर 5, यानी कि पावर 5 हो जाएगी। तो बस अब हमारा ये वाला लॉजिक लग रहा है कि सर बेस सेम है, पावर वाली चीजें इक्वेट हो रही है सर जी, यानी कि ये पावर इस पावर के इक्वल होगा। यानी मेरे पास पहली इक्वेशन क्रिएट हो गई x प्लस वाई बराबर 5। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब यही शाना दिमाग दूसरे तरफ भी लगाएंगे सर। तो दूसरे तरफ लगाएंगे तो यहां पे है 243 की पावर x माइनस वाई बराबर 3। अब यहां तुम्हारी खोपड़ी चलनी चाहिए तुरंत कि सर देखो 3 को तुम और छोटा नहीं कर सकते। 3 और छोटा हो सकता है, नहीं। 3 को तुम मैक्सिमम 3 की पावर 1 लिख सकते हो, सिंपल। ये जरूर और छोटा हो सकता है और तुम्हारी खोपड़ी चली कि सर ये और छोटा हो नहीं सकता, बेस में 3 है तो जरूर ये भी 3 की पावर में आना चाहिए। और कैसे आएगा अभी हमने देखा कि सर 243 को 3 की पावर 5 बोल सकते हैं, तो 3 की पावर 5 और उसकी पावर में x माइनस वाई बराबर 3 की पावर 1। तो पावर पे पावर हमने पढ़ा है सर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, पावर पे पावर और पावरफुल हो जाता है, पावर पे पावर पावर मल्टीप्लाई, यानी कि 3 की पावर 5 इंटू ब्रैकेट में x माइनस वाई बराबर 3 की पावर 1। यानी कि सर अब यहां पे सेम लॉजिक लग रहा है, तो यहां से हम कह सकते हैं पावर पावर इक्वल होंगे, यानी 5 ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई बराबर 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 5x माइनस 5y बराबर 1 निकल के आ जाएगा। एक और इक्वेशन, अब दोनों इक्वेशन सॉल्व करोगे एक्स वाई के बारे में पता चल जाएगा। देखो सीधे y पूछ रहा है तो सीधे y पूछ रहा है तो उस हिसाब से दिमाग लगाना, ठीक है।
तो सीधे y पूछ रहा है, क्या दिमाग लगाएं? तो आप कहिएगा कि सर सीधे y पूछ रहा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेते हैं, यहां से x निकाल के पुट कर देते हैं। तो x बराबर हो गया 5 माइनस वाई, और इसको अगर हम यहां पे पुट कर दे तो कहानी कैसी बन जा रही है? तो इसको अगर हम यहां पे पुट कर दे सर जी x के बदले, तो 5 इंटू, यहां पे क्या हो जाएगा भैया 5 इंटू एक्स के बदले डालेंगे 5 माइनस वाई। ठीक कहोगे? हाँ सर। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, -5y है बराबर 1 है। सॉल्व करेंगे सर, 25 -5y -5y बराबर 1। तो सर जी 1 को इस तरफ बुला लेंगे तो 25 - 1 24 बराबर -10y, उधर जाएगा 10y बन जाएगा। तो y की वैल्यू 24/10 यानी 2.4। अब कहीं पे भी आपको y की वैल्यू 2.4 दिख रही है क्या? तो तुम तुरंत कहोगे कि सर कहीं पे भी नहीं दिख रही है, मतलब डी, नन ऑफ दीज आंसर होगा। कहोगे हाँ सर जी। तो फटाफट इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। तो y कितना आ रहा है सर? सॉल्व करके 2.4 निकल के आ रहा है, जो कि हमें ऑप्शंस में नहीं दिख रहा था, यानी नन ऑफ दीज आंसर होगा। क्लियर? चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। एक बहुत ऑसम सवाल, बहुत ही तगड़ा सवाल बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे लगता है हो सकता है कि तुम जिस साल बोर्ड एग्जाम, यानी इस साल जो बोर्ड एग्जाम दोगे, उसमें यह सवाल पूछ लिया जाए। चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। क्या है सवाल? सवाल की कहानी समझने की कोशिश करिएगा। सवाल कह रहा है द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइंस विच आर। 2020 में कंपार्टमेंट में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। देखो ये मत सोचना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन फंस जाता है। प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स के कंपार्टमेंट एग्जाम के भी क्वेश्चन मेन एग्जाम में फंस जाते हैं, ये ध्यान रखना सर जी। चलिए सवाल पे लौटते हैं। सवाल कह रहा है कि भैया ये जो दो लीनियर इक्वेशंस है, इनका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो लाइनें इनमें से किस टाइप की होगी? तो ठीक है सर, दिमाग लगाओ। जैसे ही आपने यहाँ पे इक्वेशंस पे नजर डाली, तुरंत तुमको याद आया, अरे सर ये तो x इज इक्वल टू के, वाई इज इक्वल टू के टाइप की है, जिसके लिए आपने बोला था कभी भी ऐसा सवाल दिखे हमेशा ग्राफ बना के सॉल्व करना। अब x इज इक्वल टू ए किसके पैरेलल होगा? तो कहिएगा सर y एक्सिस की इक्वेशन होती है x बराबर 0, यानी y एक्सिस के पैरेलल होगा x इज इक्वल टू ए। तो y एक्सिस के पैरेलल बना दो। अब देखो a एक कांस्टेंट है, अब नंबर एग्जैक्टली क्या तुमको पता तो है नहीं, तो तुम्हारी मर्जी है कि तुम इसको y एक्सिस के पैरेलल राइट में बनाओ या लेफ्ट में बनाओ। एग्जैक्टली नंबर रहता तो पता चल जाता कि राइट में है कि लेफ्ट में। एग्जैक्टली नंबर नहीं है ना, अननोन कांस्टेंट है, तो भैया आपकी मर्जी है राइट में बनाओ या लेफ्ट में पैरेलल बनाओ। तो सर जी y एक्सिस के पैरेलल मान लो रैंडमली हम राइट में बना लेते हैं, तुम चाहते तो लेफ्ट में भी पैरेलल बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कौन सी लाइन हो गई भैया? ये हो गया x इज इक्वल टू ए। अब इसी तरीके से दूसरी लाइन बना लेते हैं भैया, y इज इक्वल टू बी। ये x एक्सिस के पैरेलल होगा। अब ऊपर होगा कि नीचे? तो सर एग्जैक्ट नंबर रहता तो डिसाइड कर ले तू ऊपर या नीचे। सर ये अननोन कांस्टेंट के टर्म में एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, तो मेरी मर्जी है या तो ऊपर या तो नीचे। तो ठीक है सर जी, जब मेरी मर्जी है तो मान लो रैंडमली ऊपर ही बना लेते हैं। तो x एक्सिस के पैरेलल ऊपर की तरफ बना लेते हैं, तो x एक्सिस के पैरेलल ऊपर की तरफ बना लिया। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो ये लाइन क्या हो गई? y इज इक्वल टू बी। ठीक कहोगे हाँ सर। तो मेरी दो लाइनें कैसी हैं? आपने ग्राफिकली बनाया ना, आपकी दो लाइनें कैसी इंटरसेक्टिंग है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यानी कि C नहीं है D नहीं है, पक्की बात, इंटरसेक्टिंग है। अब इंटरसेक्शन पॉइंट भी पता करना है आपको। तो ठीक है सर, इंटरसेक्शन पॉइंट दिख रहा है यहां पे, बहुत अच्छे से दिख रहा है कि सर मैंने आपको लॉजिक सिखाया। तो y एक्सिस के पैरेलल है x इज इक्वल टू ए, मतलब ये दूरी a है। अगेन x एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि ये y इज इक्वल टू बी में ये दूरी b है। तो यहां से इंटरसेक्शन पॉइंट पता लग रहा है सर कि भैया ये x कोऑर्डिनेट क्या है? a है, और ये y कोऑर्डिनेट क्या है सर जी? b है। यानी कि सर दोनों इंटरसेक्टिंग है, और इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? यहां से क्लियरली दिख रहा है सर a, b इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इंटरसेक्टिंग एट a, b, यानी ए आंसर होगा। बहुत ही ऑसम सवाल सर जी, बहुत ही तगड़ा सवाल 2020 में कंपार्टमेंट में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं सर जी। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल देख लिया, अब थोड़ा सब्जेक्टिव टाइप के सवाल धोए में उड़ा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सवाल ने एक रेक्टेंगल बना दिया भैया, ABCD इज अ रेक्टेंगल। अब कह रहा है x और y की वैल्यू निकालो। तो कोई दिक्कत है क्या? कहोगे सर बहुत सिंपल है, क्लियरली दिख रहा है कि रेक्टेंगल के साइड्स की लेंथ के बारे में मुझे बता दिया गया है। तो रेक्टेंगल के साइड्स के बारे में बताया गया है, तो रेक्टेंगल के साइड्स वाली बात यूज करेंगे।
तो एक्स वाई के टर्म में इक्वेशन आ जाएगी, सॉल्व कर लेंगे एक्स वाई आ जाएगा, खत्म हो गया सवाल। अब रेक्टेंगल में साइड्स वाली कहानी गिवन है। क्या जानते हो रेक्टेंगल के साइड्स के बारे में कि सर अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल, यानी सर ये साइड इसके इक्वल होगा, ये साइड इसके इक्वल होगा, इससे हमारी इक्वेशन बन जाएगी। इसको इसके इक्वल करेंगे, तुरंत यहां पे कह देंगे सर एक इक्वेशन बन रही है x प्लस वाई बराबर 30, कहोगे हाँ सर। अगेन इसके बाद इसके ये इक्वल करेंगे, एक और इक्वेशन बन गई x माइनस वाई बराबर कितना 14, कहोगे हाँ सर। दो इक्वेशन, दो नोन। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लो, तुम्हारी मर्जी है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो मान लो मैं एलिमिनेशन मेथड से करता हूं, तो दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा तो यहीं पे डायरेक्टली दिख रहा है सर कि ऐड होगा तो y एलिमिनेट हो जाएगा, 2x बराबर 44, यानी कि सर 222 जा, यानी x की वैल्यू 22 निकल के आ रही है, और किसी एक में पुट करके y निकाल लो। तो सर मान लो यहां पुट कर देते हैं, तो y बराबर कितना निकल के आ जाएगा भैया 30 माइनस एक्स, यानी 30 माइनस 22 यानी 8 निकल के आ जाएगा। तो x भी आ गया, y भी निकल के आ गया सर जी, हमारा आंसर निकल के आ चुका है। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, साइड हो जा रहा हूं। तो सर कहने के लिए सब्जेक्टिव सवाल, लेकिन एक बहुत ही ज्यादा लेवल का हलवा सवाल था, कहोगे हाँ सेंसई। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल ये रहा सर जी, 2020 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था भैया, बोर्ड प्रॉब्लम है। अब देखो कभी भी बोर्ड प्रॉब्लम आए ना तो मेरी बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, 4 चीजें तुम्हारी लिखी होनी चाहिए बोर्ड प्रॉब्लम के लिए। क्या? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, जिसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं SS। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, जिसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं SB, ठीक है सर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। उसके बाद स्पीड ऑफ स्ट्रीम SS। उसके बाद डाउनस्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड। कभी भी कोई बोट प्रॉब्लम आए ना, ये 4 चीजें तुरंत लिख लेना। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर यानी ठहरे हुए पानी में बोट की स्पीड, स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि सर बहते हुए पानी की स्पीड, डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होती है, जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है उसी डायरेक्शन में जब बोट बह रहा है, अपस्ट्रीम स्पीड यानी कि सर अगर पानी इधर बह रहा है तो बोट उल्टी डायरेक्शन में बह रहा है। ये 4 चीजें कोई भी बोट प्रॉब्लम में तुमने लिख दी ना, उसके बाद मजाल है कभी भी तुमसे बोट प्रॉब्लम गलत हो, बस। अब आगे क्या है, खेल वही टाइम डिस्टेंस स्पीड का होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यही फॉर्मूला घुमा फिरा के लगाना है, बस इतनी चीजें लिखी होनी चाहिए। अब देखो कैसे सवाल खत्म हो जाएगा। तो ऊपर क्या राम कहानी बोली मुझे मतलब नहीं है। लास्ट में सवाल ने क्या पूछा, फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, यानी रोइंग की स्पीड स्टिल वाटर में बताइए, यानी इनडायरेक्टली स्पीड ऑफ बोट तुमसे पूछ रहा है। ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी पूछ रहा है। तो स्पीड ऑफ बोट भी नहीं पता है, स्ट्रीम भी नहीं पता, तो दोनों नहीं पता, तो दोनों को वेरिएबल मानोगे। तो रैंडमली मान लो स्पीड ऑफ बोट को कुछ x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी पूछ रहा है, इसको रैंडमली मान लो y किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। अब सवाल पढ़ के जैसे ये दोनों क्लियर हो जाता है ना, अब ये दोनों आप इजिली लिख सकते हो। कैसे? तो डाउन स्ट्रीम में याद रखना दोनों ऐड होगा, अप स्ट्रीम में दोनों सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट करते वक्त हमेशा ये ख्याल रखना, सीधे दिमाग में फिट रखना कि हमेशा बोट की स्पीड में स्ट्रीम की स्पीड सब्ट्रैक्ट करोगे, हमेशा इसमें ये सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, इसमें ये कभी सब्ट्रैक्ट मत करना। तो सर यहां हमेशा याद रखना स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम होता है, ये कभी भूलना मत, उल्टा मत कर देना वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो डाउन स्ट्रीम में तो दोनों ऐड होगा, फटाक से x प्लस वाई लिख लेंगे kmph, कहोगे हाँ सर। और यहां पे क्या हो जाएगा, तो सर जी स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी x माइनस वाई kmph हो जाएगा, कहोगे हाँ सर एकदम सही बात है। अब देखो सवाल बन गया, अब सवाल में कुछ जान बची नहीं है, ये टेबल क्रिएट हो गया ना। अब देखो सिंपल सा लॉजिक है सर, 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन आएगी, मतलब 2 इंफॉर्मेशन होगी। सवाल पढ़ो, अ मैन कैन रो अ बोट डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर, एक इंफॉर्मेशन, एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर, दूसरी इंफॉर्मेशन। खत्म हो गया सवाल। चलिए तो सर दोनों इंफॉर्मेशन डिकोड करते हैं। पहली इंफॉर्मेशन में क्या कह रहा है, डाउनस्ट्रीम 2 घंटे में, तो टाइम कितना है 2 घंटा। तो टाइम क्या होता है सर जी, डिस्टेंस बाय स्पीड। ये क्या है, डाउनस्ट्रीम के लिए टाइम है, डाउनस्ट्रीम के लिए टाइम है। तो डाउनस्ट्रीम का टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी डाउनस्ट्रीम की डिस्टेंस बाय डाउनस्ट्रीम की स्पीड। डाउनस्ट्रीम की डिस्टेंस दी है 20 किलोमीटर, डिवाइडेड बाय डाउनस्ट्रीम की स्पीड आपके सामने है x प्लस वाई, ये बराबर हो गया 2। सिंप्लीफाई करेंगे सर, यहां 2 10 जा 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक इक्वेशन मिल गई x प्लस वाई बराबर 10।
अब सेकंड इंफॉर्मेशन से सेकंड इक्वेशन क्रिएट कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो कहिएगा आगे कह रहा है एंड ही कैन रो अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अगेन टाइम अपस्ट्रीम के लिए भी 2 आवर्स है। टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड, अपस्ट्रीम की डिस्टेंस बाय अपस्ट्रीम की स्पीड कहोगे है सर, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। तो अपस्ट्रीम की डिस्टेंस कितनी है सर, 4 किलोमीटर है। टाइम बराबर डिस्टेंस बाय अपस्ट्रीम की स्पीड, और अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी थी सर, x माइनस वाई। ये बराबर कितना हो गया 2, 2 2 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर जी, निकल के आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 2। एक और इक्वेशन निकल के आ गई। दो इक्वेशन दो नोन सॉल्व करोगे x y आ जाएगा। मुंह जबानी दिख रहा है सर जी, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, y एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x बराबर 12, 2 6 जा 12, यानी x की वैल्यू 6 kmph आ गई। और भैया इसी तरीके से किसी एक में पुट करके y निकाल लेते हैं, मान लो इसी में पुट कर लेते हैं, तो y बराबर 10 माइनस एक्स, 10 माइनस 6 4 kmph आ गई। तो भैया आपने पता कर लिया है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या क्या निकल के आ रही है। तो फटाक से कहोगे कि सर स्पीड ऑफ बोट x माना था जो कि आ रहा है 6 kmph, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमने y माना था जो कि आ रहा है 4 kmph। और हमेशा एक लास्ट चीज अब यहां याद रखना स्पीड एंड बोट प्रॉब्लम में, कि हमेशा स्पीड ऑफ बोट बड़ा होता है स्पीड ऑफ स्ट्रीम से। और ये आपको यहां दिख भी रहा होगा, ये बड़ा है ये छोटा है। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, बेहतरीन सवाल। सारी चीजों को और डिटेल में वन शॉट में बताऊंगा। अभी हमारी क्वेश्चन सीरीज है इसलिए थोड़ा फटाफट एक्सप्लेन कर रहा हूं, वन शॉट में सब कुछ और डिटेल में बताऊंगा। चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं सर। अगला सवाल क्या है, ग्राफ बनाना है भैया। बिल्कुल ग्राफ बनाने के लिए बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, तो 2015 में पूछा गया था टर्म 1 में। क्या है सवाल, जल्दी से देखिएगा सर जी। तो दो इक्वेशन दे दिया है। सबसे पहले क्या कह रहा है, सॉल्व करो ग्राफिकली, मतलब सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली, सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। आगे भैया एरिया निकालना है एक बनने वाले ट्रायंगल का, जिसपे आगे बात करेंगे। पहले सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, अब्बा चब्बा डब्बा बनाएंगे सर, अब्बा चब्बा डब्बा बनाएंगे। दो डब्बे क्योंकि दो इक्वेशंस है, दो डब्बे क्योंकि सर दो इक्वेशंस है। कहोगे हाँ सर। अब ध्यान से देखते जाना है यहाँ पे। अपना कोऑर्डिनेट्स पता करना है सर। एक लाइन बनाने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए सर, तो उसका जुगाड़ कर रहे हैं। एक्स वाई, ठीक है सर, फटाफट देखते जाइएगा। पहले ऊपर वाली इक्वेशन की बात करेंगे जो कि क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है सर। तो जीरो वाला मेथड कोऑर्डिनेट फट से आता है। x को जीरो डालिएगा, y कितना आ जाएगा 4, y को जीरो डालिएगा, x कितना आ जाएगा 2x बराबर 4, x बराबर 2। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहा है सर, 2,0 एक कोऑर्डिनेट आ रहा है, और एक और कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है सर 0,4, ठीक है। इसको मान लो a मान लेते हैं, इसको हमने b मान लिया। क्लियर। अब अगेन यही काम दूसरे वाली इक्वेशन के लिए करेंगे जो कि क्या है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो सर यहां पे x को जीरो डालेंगे तो माइनस वाई बराबर 4, वाई बराबर -4 आ जाएगा। y को जीरो डालेंगे सर जी तो x बराबर 2 निकल के आ जाएगा। तो क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं, 2,0, 0,-4। अब देखो 2,0 तो यहां पे भी आया था, यानी यही सेम पॉइंट a ही रहेगा, और दूसरा 0,-4 तो a भी यूज कर लिया, यानी कि c हो जाएगा। ठीक कहोगे हाँ सर। अब देखो कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करके लाइन बना लोगे, फिर सोल्यूशन खोज लोगे, लेकिन मैंने आपको हमेशा क्या सिखाया, रफ में जाके एक बदमाशी करनी है, पहले ही सोल्यूशन रफ में खोज के रख लेना है ताकि गड़बड़ ना हो एग्जाम में। तो रफ में पहले ही सोल्यूशन अगर हम खोजे सर, तो एक इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, एक और इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं, फटाक से y गया, 4x बराबर 8, 4 2 जा 8, x बराबर 2 आ गया, और y कितना आ जाएगा, किसी एक इक्वेशन में पुट कर लूं, ऊपर वाले में ही कर लेते हैं, y बराबर 4 माइनस 2x, यानी कि सर जी 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 0, y की वैल्यू 0। तो सोल्यूशन के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 2,0। तो 2,0 आपका सोल्यूशन बनने वाला है सर, ध्यान रखना। तो बस हो गया, ये काम दिखाना नहीं है लेकिन रफ में करना है, ये काम याद रखना रफ में करना है, इसलिए इसको मैं ऐसे डब्बे में बंद कर देता हूं कि आपका रफ में होना चाहिए। अभी क्लास में समझाने के लिए मैंने आपको ऐसे लिख दिया, ये हमेशा आपको रफ में करना है। चलिए फटाफट यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, सोल्यूशन प्लॉट करते हैं। 2,0 सोल्यूशन आया है, तो 2,0 यानी एक्स एक्सिस के ऊपर ये वाला पॉइंट हो गया 2,0। कहोगे हाँ सर यही पॉइंट हो गया आपका 2,0। क्लियर, सोल्यूशन प्लॉट हो गया हमारा। अब पॉइंट्स प्लॉट करो। अब देखो ध्यान से, अब मजे की चीज ये है सर
कि 2,0 दोनों ही जगह आ रहा है जिसको आपने ए माना है, तो ठीक है, ए है 2,0। और क्या क्या पॉइंट है भैया, 0,4 यानी वाई एक्सिस पे ऊपर की तरफ होगा, ये रहा सर 0,4। और इस पॉइंट को आपने क्या माना था, बी माना था। और क्या पॉइंट है भैया जी, तो और आपका पॉइंट है 0,-4 वाई एक्सिस में नीचे की तरफ, 0,-4 ये हो गया सर 0,-4 वाई एक्सिस में नीचे की तरफ। कहोगे हाँ सर जी बस हो गया खत्म, अब लाइन बना दीजिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए खटाक से अब लाइन बना दीजिए। तो सर अगर हम यहां पे लाइन बनाने जाए तो एक लाइन बनेगी 2,0 0,4 से, 2,0 0,4 से, यानी यहां से एक लाइन निकालनी है। तो यहां से आपको एक लाइन निकालनी है, थोड़ा ऐसे करके सर, ठीक है। हाँ अब परफेक्ट निकला है एक लाइन, क्लियर। कहोगे हाँ सर एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो ये पहली लाइन हो गई सर जी, जिसकी इक्वेशन क्या गिवन है, 2x + y = 4, 2x + y = 4। इसके बाद सर दूसरी लाइन के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, तो दूसरी लाइन के लिए कोऑर्डिनेट्स है सर 2,0 0,-4, यानी 2,0 0,-4, यानी कि सर कुछ इस तरीके से निकलेगी लाइन। कहोगे हाँ सेंस है, एकदम सही बात है, कुछ इस तरीके से निकलेगी लाइन। और इस वाले लाइन की इक्वेशन क्या है, 2x - y = 4, 2x - y = 4, ठीक है सर जी, ये आपने बना दिया। और आपको अपना यहां सोल्यूशन भी दिख रहा है, सोल्यूशन भी आपको बहुत अच्छे से यहां पे दिख रहा है, यही है आपका सोल्यूशन। दूसरे कलर से बनाता हूं कि दिखे तुम लोगों को, यही है तुम्हारा सोल्यूशन, ठीक है। कहोगे हाँ सर बिल्कुल ठीक है, सोल्यूशन इज दिस। तो सबसे पहला सवाल का पार्ट क्या था, सोल्यूशन निकालना है ग्राफिकली, जो कि हमने निकाल लिया है, 2,0 आ रहा है सोल्यूशन ग्राफिकली, ठीक है सर। अब सवाल के अगले पार्ट पे आ जाते हैं, और स्केल लिखना तुमको सिखाया है, लिख लेना सर, सैंपल पेपर में सिखाया था स्केल कैसे लिखना है, लिख लेना याद से। चलो आगे, सवाल का अगला पार्ट कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस विथ एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले सवाल ने बोला कि एक ट्रायंगल बन रहा है, कैसे, लाइंस और वाई एक्सिस से मिलके, लाइंस और वाई एक्सिस से मिलके जो ट्रायंगल बन रहा है उसका कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो लाइंस और वाई एक्सिस से मिलके कौन सा ट्रायंगल आपको बनता हुआ दिख रहा है, तो तुरंत आप कहोगे कि सर मुझे जो ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है वो ये वाला है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा यहां बोर्ड पे, लाइंस और वाई एक्सिस से जो ट्रायंगल आपको बनता हुआ दिख रहा है वो कौन सा ट्रायंगल है सर, वो यही वाला तो ट्रायंगल है, ये व्हाइट वाला ट्रायंगल। कहोगे हाँ सर। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, तो एक कोऑर्डिनेट 2,0 डायरेक्टली दिख रहा है, एक कोऑर्डिनेट 0,4 डायरेक्टली दिख रहा है, एक 0,-4 जिसको आपने पॉइंट सी माना था, ठीक है सर। तो ए बी सी यही मेरा ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट्स भी हमने पता कर लिया, ए बी सी है और कोऑर्डिनेट्स आपको दिख रहा है, यही यहां पे लिख लेना अपने सोल्यूशन में। अब उसके बाद आगे कह रहा है ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना, मैंने आपको सिखाया था ग्राफ में कभी भी ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से ही निकलेगा। अब दिमाग लगाओ यहाँ पे, किसको बेस मानना चाहिए, इसको माने या इसको माने या इसको माने, तो तुरंत कहोगे सर आसानी से ये डिस्टेंस आ जाएगी, इसको बेस मानो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल क्या बन रहा है हमारा, ए बी सी बन रहा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू ये पूरा बेस। अब देखो पूरा बेस कितना है, आराम से देखना, 4 यूनिट ऊपर 4 यूनिट नीचे, सिर्फ डिस्टेंस लेते हैं। जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए डिस्टेंस कंसीडर करते हैं तो साइन हटा के सिर्फ डिस्टेंस लेते हैं, तो इतनी दूर 4 इतनी दूर 4, तो 4 और 4 मिलके 8, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट क्या है सर, यही हाइट है, यही हाइट है। और ये क्या है सर, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि 2, तो हाइट कितना है 2 यूनिट्स। कहोगे हाँ सर क्लियर, कहोगे हाँ सर क्लियर। इसको मैं लिख भी देता हूं यहां पे अच्छे से कि ये पूरा आपका बेस हो गया 8 यूनिट्स का, 4 + 4, और ये आपकी हाइट हो गई 2 यूनिट्स की। इसको लिख के अच्छे से शो भी कर देते हैं सर। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो कितना हुआ, 2 से 2 कट गया, यानी 8 स्क्वायर यूनिट्स या 8 यूनिट स्क्वायर, जो आपकी मर्जी हो लिख सकते हो सर। तो ये फाइनली हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल भी आ चुका है। तो सवाल के 3 पार्ट थे, याद रखना, बड़ा लेंथी टाइप का सवाल, सॉल्व करना है ग्राफिकली, सोल्यूशन आया 2,0, वाई एक्सिस और दोनों लाइनें मिलकर जो ट्रायंगल बना रही है उसका वर्टिसेस पता करो, एबीसी पता कर लिया, जो ये ट्रायंगल बना उसका एरिया निकालो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से पता कर लिया। फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट सवाल पे मूव ऑन कर जाएंगे। चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं सर। अब 2 सवाल बचे, फटाफट खत्म करते हैं। सर्शन रीजन का पहला सवाल है,
द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फलाना एंड ढिमकाना हैव इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन। तो भैया क्या करोगे, हमें अपने दोनों लीनियर इक्वेशन दे दी है और लकीली दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है, सीधे कंडीशन लगा के चेक कर लेंगे नेचर कैसा है। अगर नेचर इनफाइनाइट आ गया मतलब सही बात है, कहोगे हाँ सर फटाक से चेक कर लेते हैं। तो सर सारी चीजें सीख चुके हो, मन में चेक करेंगे। मान लो इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से कंपेयर करते हैं, इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से कंपेयर करते हैं। तो a1/a2 दिमाग में करिएगा 9/18 आएगा, b1/b2 दिमाग में करिएगा 3/6 आएगा, c1/c2 दिमाग में करिएगा 12/24 आएगा। कहोगे हाँ सर, तो ध्यान से देखिएगा 9 2 जा 18, 3 2 जा 6, 12 2 जा 24, तीनों ही जगह से रेशियो 1/2 आया, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आ रहा है, जो किसकी कंडीशन होती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की। और वही तो सवाल भी कह रहा है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। सही बात है सर। अब रीजन में क्या कह रहा है, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन इफ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। सही बात बोल रहा है सर, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की यही कंडीशन होती है ना। हाँ सर ये भी सही बात है, यानी ए आंसर होगा या तो बी। तो मैंने क्या बोला, असर्शन पढ़ के अपने आप से सवाल करो, क्यों भगवान, क्यों क्यों ऐसा है। क्या क्यों का जवाब नीचे है। क्यों इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आया, इसलिए आया क्योंकि इनफाइनाइटली के लिए ये कंडीशन होती है जो फुलफिल होनी चाहिए। तो बिल्कुल क्यों का जवाब नीचे है। इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन क्यों आया, क्योंकि ये वाली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए इनफाइनाइटली मेनी के लिए जो हो रही है। तो बिल्कुल क्यों का जवाब नीचे है, ए आंसर होगा। बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। फटाफट नोट डाउन करिए सर जी। चलिए अब फाइनल केस बेस के साथ हमारा ये लीनियर इक्वेशन का 15 क्वेश्चंस का सेशन कंप्लीट हो जाएगा। चलो अब ये सवाल की कहानी क्या है। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 स्कूल हैज गॉन टू नंदनकनन फॉर स्टडी टूर। घूमने के लिए गए हैं यार, मस्ती करने गए हैं। आफ्टर विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस ऑफ नंदनकनन लास्टली दे विजिट बर्ड सेंचुरी। ठीक है सर, चिड़ियाखाना गए हैं सर। ठीक है, बर्ड सेंचुरी घूमने गए एंड डियर पार्क। ठीक है, चिड़ियाखाना भी गए हैं और डियर्स का पार्क भी गए। रोहन इज अ क्लेवर बॉय एंड कीन ऑब्जर्वर। ही पुट दिस क्वेश्चन टू इट्स फ्रेंड्स, how many birds are there and how many deer are there at a particular time in the Nandankanan? Rahul's friend Nitish gave the correct answer as follows। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से सुनना। रोहन भाई ने अपने मित्र से पूछा कि बताओ एक पर्टिकुलर मोमेंट पे टोटल कितनी चिड़िया और साथ में टोटल कितने डियर हैं। अब इसका जवाब उसके दोस्त नीतीश ने बड़े स्मार्ट वे में दिया कि भैया जो टोटल मिल के ये जानवर हैं, यानी चिड़िया प्लस डियर, वो इस तरीके से हैं कि उन जानवरों के मिल की 1000 आंखें हैं और उनके मिल के 1400 टांगे हैं। तो भाई ने एक ऊटपटांग सवाल पूछा तो उसके मित्र ने भी एकदम ऊटपटांग जवाब दिया, आप ही के दोस्त की तरह। हमारे दोस्त ऐसा ही होते हैं ना कि भैया कोई ऊटपटांग सवाल पूछोगे तो जवाब भी ऊटपटांग आता है। सीधे नहीं बताया कितना डियर है कितना चिड़िया है, घुमा के बोला कि देखो डियर चिड़िया की कहानी ऐसी है कि सारे मिलके आंखें गिनोगे तो 1000 आंखें आएंगी, मिलके टांगे गिनोगे तो 1400 टांगे आएंगी। ठीक है सर, चलिए अब इस पे क्या पहला सवाल पूछा है कि भैया रेस्पेक्टिवली से बोला कि अगर नंबर ऑफ बर्ड्स को मैं x मान लू, नंबर ऑफ डियर्स को अगर मैं y मान लू भैया जी, तो अब उसके बाद आप बताइए इनमें से कौन सी इक्वेशन आंखों वाली बात को रिप्रेजेंट करेगी। तो सवाल ने क्या बोला कि भैया रेस्पेक्टिवली का लॉजिक पहला दूसरा, पहले का कॉम्बो पहले के साथ, दूसरे का कॉम्बो दूसरे के साथ सिखाया है। तो दिख रहा है सर कि नंबर ऑफ बर्ड्स को x माना गया है, नंबर ऑफ डियर्स को y माना गया है। ठीक है, तो मान लिया गया है कि भैया जो कहानी थी उसमें टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स x है, टोटल नंबर ऑफ डियर्स y है। अब आंखों वाली इक्वेशन क्या बनेगी, टोटल आईज कितनी थी भैया, तो यहां जवाब में बोला गया है कि टोटल 1000 आंखें थी। अब ये 1000 आंखें कैसे आई होगी, तो सर चिड़िया की आंखें, टोटल नंबर ऑफ चिड़िया की आंखें प्लस टोटल नंबर ऑफ डियर की आंखें, यही मिलके तो 1000 आंखें हैं टोटल। भाई चिड़िया की टोटल आंखें, डियर की टोटल आंखें मिला के 1000 आंखें। चिड़िया की टोटल कितने आंखें हैं, तो तुरंत कहोगे कि सर एक चिड़िया की 2 आंखें होती है, टोटल x चिड़िया है तो टोटल चिड़िया की 2x आंखें हो गई। अगेन कहिएगा कि सर डियर की भी 2 आंखें होती है, एक डियर की 2 आंख। तो सर जी टोटल y डियर है तो टोटल डियर की कितनी आंखें हो गई 2y,
और यही टोटल मिलके तो 1000 के इक्वल है। तो सर यहां से दिख रहा है 2 कॉमन हो रहा है, कॉमन निकालेंगे x प्लस वाई बराबर यहाँ 1000 हो गया, और यहाँ 2 500 जा 1000 यानी कि x प्लस वाई बराबर 500 निकल के आ गया। तो सर आंखों वाली इक्वेशन ये बननी चाहिए, x प्लस वाई बराबर 500। कहीं दिख रहा है? बी में दिख रहा है। बीज आर करेक्ट आंसर। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, साइड हो जा रहा हूं, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब अगला सवाल क्या है? टांगों के लिए इक्वेशन बनाओ। ठीक है सर, टोटल लेग्स ये मिलके कितने दिए हैं भैया? तो सवाल ने बताया है टोटल 1400 टांगे हैं, 1400 टांगे हैं। अब ये टांगे किसकी किसकी हैं सर? तो बर्ड लेग्स बीएल प्लस टोटल डियर लेग्स, भैया टोटल चिड़िया की टांगे प्लस टोटल डियर की टांगे, यही मिलके 1400 है। अब टोटल ध्यान से देखिएगा, हमने यहां पे बर्ड के लिए और डियर के लिए बात की ऑलरेडी। सवाल ने बोल दिया कि टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स x माना गया है, टोटल नंबर ऑफ डियर y माना गया है। ठीक है सर, ये सवाल ने बोल दिया। टोटल चिड़िया की कितनी टांगे हो जाएंगी मिलकर? तो कहिएगा कि सर एक चिड़िया की 2 टांग होती है। किनको किनको लगता है कि चिड़िया की 4 टांगे होती है? कोई ऐसा है सामने जिसको लगता है कि चिड़िया की 4 टांगे होती है? सर चिड़िया की 2 ही टांग होती है। तो एक चिड़िया की 2 टांगे सर, टोटल x चिड़िया, तो चिड़िया की मिलाकर कितनी टांगे हो गई? 2x टांगे हो गई। हिरण यानी कि डियर की कितनी टांगे होती है सर? 2 होती है ना? 4 होती हैं हिरण की टांगे सर जी। अब ये मत बोलना सर हो सकता है कि सर एक डियर की 1 टांग टूटी हो तो हम तो 3 गिनेंगे। तो ऐसे अजम्पशंस नहीं लेने हैं अपनी मर्जी से। या तुम ऐसा भी कह सकते थे सर हो सकता है कि किसी की 1 आंख फूटी हो तो 1 ही आंख गिनेंगे। तो भैया हमें नेचुरली सोचना है, अननेचुरली नहीं सोचना है। तो नेचुरली सोचे सर, एक हिरण की 4 टांगे होती हैं और टोटल y हिरण है, तो हिरण की मिलाकर कितनी टांगे हो गई? 4y, और यही टोटल टांगे मिलाकर तो 1400 हैं। यानी कि सर अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2y बराबर 1400 हो गया यहां पे। यानी कि सर 2 7 जा 14, तो इक्वेशन बन रही है x प्लस 2y बराबर 700। कहीं पे दिख रहा है सर आपको टांगों वाली ये इक्वेशन x प्लस 2y बराबर 700? x प्लस 2y बराबर 700 सी में दिख रहा है। सीजर करेक्ट आंसर। पार्ट 2 भी बना लिया सर। फाइनली पार्ट 3, टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स बताओ। तो टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स क्या हो गया? x प्लस वाई। टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स इन्हीं का सम x प्लस वाई। अब देखो यहां पे कुछ लोग मूर्खता क्या करेंगे, यही होता है दिमाग नहीं लगाना। एक इक्वेशन 2 इक्वेशन सॉल्व करेंगे, x निकालेंगे y निकालेंगे, फिर x प्लस वाई आएगा। अरे मूर्ख, x प्लस वाई ऑलरेडी आया हुआ है, दिमाग खुला रखा करो। 500 आंसर होगा सी का, सीधे 500 आंसर होगा सर जी। सी का आंसर सी होगा। बेहतरीन सवाल। तो इसके साथ हमने धुआंधार तरीके से अपने लीनियर इक्वेशन के टॉप 15 क्वेश्चंस देखे, इस गारंटी के साथ कि अगर आज का सेशन अच्छे से अब्जॉर्व कर लेते हो तो चाहे तुमने बेसिक ली है या स्टैंडर्ड मैथ्स, कितना भी टफ सवाल बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से आ जाए जरूर से बना के आओगे। उम्मीद करूंगा मजा आया होगा। अगर मजा आए तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दिखाना। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए तारा रारा सायोनारा।